Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 8 chapter 1 how when and where part 2. So let's start student. तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पार्ट 1 में देखा था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फिर धीरे धीरे से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो हमने इतिहास को भी देखा था कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर हमने देखा था कि हम अवधियों को कैसे तय करें। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो औपनिवेशिक क्या होता है, तो व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो देखिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जब एक देश पर दूसरे देश का एक तरीके से दबदबा हो जाता है और एक तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कॉलोनियल अर्थात औपनिवेशिकरण कहा जाता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो इस किताब में हमने जैसे कि पढ़ा कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो जैसा कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब मुगल साम्राज्य का जो पतन हो रहा था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। फिर धीरे धीरे से उन्होंने मुगलों और नवाबों और राजाओं को हराकर एक तरीके से अपना शासन स्थापित किया था। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था व समाज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, तो उन्होंने ये देखा। तो आप में भी ये जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यह मूल्य मान्यताओं को पसंद या नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों से क्या बदलाव आए। तो देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जब ब्रिटिश का शासन भारत में चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमने देखा कि कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहे। कुछ चीज़ें हम लोगों को ब्रिटिशर से सीखने को भी मिली, जिसे हमने आज तक हम उस चीज़ को अपनाते हैं। ऑलराइट, तो हमने देखा जब एक देश जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण, तो कॉलोनियल कहा जाता है। तो लेकिन जल्दी में ही आप समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो जैसे कि हमने अतीत के बारे में भी देखा था, तो हमारे अतीत क्यों कहा गया, तो इसमें बताया गया है। ऑलराइट, अब देखते हैं तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो हम किस तरह जानते हैं, तो हाउ डू वी नो। ऑलराइट, तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते होंगे। तो देखिए, तो जैसे कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था, फिर हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था, तो उसमें हमें या तो उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता था या मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता था। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में हम लोगों को पता चल जाता था। परंतु अंग्रेज़ों के बारे में हम किस तरीके से जानते थे, यानी कि 250 सालों की जो पड़ताल हुई थी इतिहास को जानने के लिए, तो किस तरीके से की गई होगी। तो जाहिर सी बात है कि उनके कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन रहे होंगे, अभिलेख उन्होंने बनवाए होंगे और कोई ना कोई उनकी पत्रिकाएं छपती होगी। जैसा कि हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी, तो धीरे धीरे से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारत में बदलाव लाए थे। ऑलराइट, और फिर देखा था कि किस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव के साथ साथ भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित भी उन्होंने न्यूज़पेपर कर दिया था, यानी कि समाचार पत्र। तो यानी कि अपने वहाँ की संस्कृति को वो धीरे धीरे से भारत में विकसित कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी और उनके अभिलेखों के द्वारा भी हमें उनके बारे में एक अच्छी और ठोस जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब देखते हैं। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, तो देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, तो किस तरीके से वो तैयार करता था। तो देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, तो यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो वो तैयार करते थे, तो हिस्टोरियन का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। फिर अंग्रेजों की मान्यता थी कि
चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह अध्ययन किया जाता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस साझेदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणियां और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो देखिए, तो अंग्रेजी जब शासन था तो उनकी कहीं ना कहीं ये भी प्लस पॉइंट था कि वो अपने जितने भी मतलब मान लीजिए कि कोई एक सरकारी ऑफिस हुआ करता था तो उसके साथ साथ एक सरकारी रिकॉर्ड भी हुआ करता था, यानी कि एक रिकॉर्ड रूम भी उसमें रखा जाता था। यानी कि कोई भी अगर प्रशासनिक कार्य होता था तो उसके संबंधित में, यानी कि उससे संबंधित एक रिकॉर्ड रूम भी रखा जाता था जिसमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। वो सरकारी दस्तावेज क्यों सुरक्षित रखा जाता था? क्योंकि उसका बाद में है हम उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते थे और बाद में जैसा कि इसमें बताया कि उन चीज़ों पर क्या क्या कर सकते थे, वाद विवाद किया जा सकता था उन टॉपिक पर। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ज्ञापन भी उस समय चलते रहते थे, टिप्पणियाँ और प्रतिवेदन पर भी आधारित जो थी उस समय संस्कृति उस समय पैदा हुई थी। ऑलराइट, तो अंग्रेज़ों को भी यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों, यानी कि उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे और एक तरीके से इंस्क्रिप्शन होते थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखा जाता था। तो पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी था। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाया था। तो एक तरीके से अभिलेख कक्ष यानी कि इंस्क्रिप्शन रूम, तो एक तरीके से हम रिकॉर्ड रूम भी कह सकते हैं इसे, तो बनवा दिया था। तो तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक सरकारी यानी कि प्रशासनिक कार्य से संबंधित अगर कोई कार्य होता था और उसका एक ऑफिस होता था तो उसके साथ साथ एक रिकॉर्ड रूम भी वहाँ पर रखा जाता, जिससे कि उसके द्वारा यानी कि उसके काम से द्वारा सभी जानकारियों को प्राप्त किया जा सके समय समय पर, और उस समय समय पर उससे मतलब उसके लिए अध्ययन भी किया जा सके। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखगार यानी कि आर्काइव को संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। तो देखिए, तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप अब अभिलेखगारों में देख सकते हैं। तो वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या फिर ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश का सुझाव देख सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। इन्हें खुशबनी की माहिर लिखते थे। तो कुशन वीसी के माहिर, तो देखिए कुशन वीसी के माहिर लिखते थे। तो कुशन वीसी या सुलेख निविस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुशन वीसी किसे कहा जाता है। तो यूपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये कि कुशन वीसी किससे संबंधित है। तो ये बहुत जो सुंदर तरीके से लिखते हैं तो उनके लिए संबंधित है, या सुलेखन विस बी से कहा जाता है। ऑलराइट, तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। तो देखिए, छपाई का काम 19वीं शताब्दी से मतलब शुरू हुआ था और फिर इसका जो था विस्तार धीरे धीरे से फैलने लगा था, क्योंकि उस समय जो दस्तावेजों का काम एक तरीके से पूर्णतः शुरू हो चुका था। ऑलराइट, फिर इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कहीं प्रतियां बनाई जाने लगी। तो कहीं जब प्रतियां बनाई जाने लगी तो एक तरीके से जो इनके डिमांड थी, किनकी, कुशन वीसियों की या कहे सुलेखन वीस की, तो इनकी डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि अब अभिलेख या जो डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखवाए जाते थे तो इनके द्वारा ही वो लिखवाए जाते थे। ऑलराइट, तो जैसा कि आप चित्र 4 में भी देख पा रहे होंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार जो कि 1920 के दशक में बनवाया गया था। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार कब बनवाया गया था। तो 1920 में बनाया गया था। ऑलराइट, तो देखिए, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। तो वायसराय के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि जो अंग्रेजों की सोच थी इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। तो एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स पर ही डिपेंड रहते थे, जैसा कि आज वर्तमान समय में भी हमारे साथ है कि आज हम लोगों को अपने आप से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर रहना होता है।
तो यही चीज़ हम अंग्रेज़ों के द्वारा यही चीज़ जो थी वो भारत में पूरी तरीके से आज भी फल फूल रही है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या थी। तो गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट, तो कौन कौन सी रिपोर्ट थी। तो सन 1940 में जब भारत की औपनिवेशिक सरकार आई, तो देखिए, तो औपनिवेशक यानी कि कॉलोनियल, मैंने आपको समझा दिया, यानी कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में रहता है और फिर उसके द्वारा जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। फिर भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह जहाँ पर नाव, यानी कि जहाँ पर एक तट होता है, जैसे समुद्री कोई तट हो गया, किसी नदी का तट हो गया, जहाँ पर नाव जो होती है वो इकट्ठा होती है, तो इसे बंदरगाह कहा जाता है। से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके लिए कुछ नमूने इस प्रकार थे। तो देखिए, तो बम्बई में पहला नमूना जो ये था, तो इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। तो इस तरीके की वो रिपोर्ट थी। तो कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोह को भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर जो सैनिक है निगरानी में है। तो इस तरीके की वो रिपोर्ट हुआ करती थी। फिर विशाखापट्टनम की रिपोर्ट देख लीजिए आप। तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है और सिवाय उसके संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। तो देखिए, तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7। तो देखिए, तो फाइल संख्या कौन सी थी, 5, यानी कि 21/5 सन 1946 की ये एक तरीके से वो थी संख्या। ऑलराइट, तो गृह राजनीतिक भारत सरकार, तो ये रिपोर्ट थी ये तमाम। तो इन रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें बताने की कोशिश की जाती थी प्रशासन को। तो एक तरीके से जब बम्बई ने रिपोर्ट दी थी, पहली रिपोर्ट, तो बम्बई में पहली रिपोर्ट मिली थी। तो देखिए, तो उस समय इसमें सेना का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल बताया गया है। तो देखिए, तो सेना का सबसे ज़्यादा अहम इसमें हिस्सा होता था। और उस समय समुंदर की जितनी भी वो होती थी एक तरीके से, यानी कि जो बंदरगाहें होती थी और जो समुद्री रास्ते होते थे, तो उन पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जाती थी, जैसे बम्बई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, यानी कि इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट ऑफ सर्वे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। तो औपनिवेशिक हम लोगों के शब्द जो था ये समझ आ ही चुका होगा, तो आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अंग्रेजों का जो विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, यानी कि सर्वे, उस समय बड़े बड़े सर्वे किए गए थे। तो गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। ऑलराइट, इन सर्वेक्षण के धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर में इस 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, यानी कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सर्वे कराए जाते थे। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाते थे। तो एक तरीके से उस समय जो थे तमाम सर्वेक्षण किए जाते थे। ऑलराइट, तो देखा हमने किस तरीके से सर्वेक्षण कराए जाते थे और क्यों कराए जाते थे। तो सर्वेक्षण कराने का ये सबसे बड़ा अहम मतलब यही होता था कि जब अंग्रेजों का इस समय मतलब उस समय विश्वास बन चुका था कि किसी भी देश पर शासन करने के लिए देश के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है। तो इन्होंने इसीलिए पूरे देश का पहले नक्शा तैयार करवाया कि किस तरीके से क्या मैटर है। फिर उन्होंने देखा कि कौन कौन सी जातियों के लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से व्यवसाय कौन कौन लोग कर रहे हैं। उनकी एक तरीके से लिस्ट तैयार कराई, जिसे वो एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह अपने रिकॉर्ड रूम में रखते थे। इन्हीं रिकॉर्ड रूम के रखते हुए वो उन पर एक तरीके से राजस्व भी लगा देते थे
और उनके द्वारा वो एक तरीके से शासन की जो मजबूत पकड़ थी वो उन पर बना दिया करते थे। तो देखिए जो चित्र 5 में शरीफे का एक पौधा दिया गया है जिसे आप देख ही पा रहे होंगे। तो 1770 का दशक था, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनमें संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे और अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उसे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 2 खत्म होता है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम नज़र डाल लेते हैं जिसका आपको सभी लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, औपनिवेशिक शासक सुरक्षा वाल्व स्थापना के अनुसार कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे। अब आपके सामने ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए, प्राधिकारियों के विरुद्ध जन असंतोष के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में। ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश संस्कृति के प्रसार के एक उपकरण के रूप में। ऑप्शन सी, ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार के विस्तार के एक उपकरण के रूप में। ऑप्शन डी, भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकरण के रूप में। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुनिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो उस समय जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते थे यानी कि सरकारी दस्तावेज होते थे, तो उनको समझने में हमें क्या मदद मिलती थी, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।